दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है इस नए पॉडकास्ट में। और इस एपिसोड में हम मौर्य शासन का महत्व मतलब द सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्य रूल्स पर बातें करेंगे। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं इतिहास की बातें पॉडकास्ट और ये है एपिसोड नंबर 19। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों ये जानना कितना रोचक है कि मौर्य साम्राज्य का जो शासन था और आज जो हम भारत में शासन है उसका कंपेयर कर पाएँ और हम जान पाएँ कि दोनों में क्या अंतर है, क्या उनकी क्या विशेषताएं थीं। तो बड़ा मेरे लिए तो ये बहुत ही रोमांचक यात्रा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी होगा। तो चलते हैं इस यात्रा पर और सवालों से शुरुआत करते हैं। इस पूरे एपिसोड को मैंने कई भागों में बांटा है और पहला भाग है इस एपिसोड का कि राज्य नियंत्रण और आर्थिक नियमावली मतलब स्टेट कंट्रोल एंड इकोनॉमिक रेगुलेशंस। तो इस भाग का पहला प्रश्न उठता है कि मौर्य शासन में राज्य नियंत्रण का क्या महत्व था, स्टेट कंट्रोल का क्या महत्व था। तो दोस्तों आइए इसे समझते हैं। तो दोस्तों मौर्य शासन के दौरान राज्य अत्यधिक नियंत्रित और केंद्रीकृत था। केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज था और राजा का मुख्य स्थान था और प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से राज्य का संचालन किया जाता था। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में राज्य के नियंत्रण और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का बहुत विस्तार में वर्णन मिलता है। और मौर्य शासन का कम से कम शुरुआती जो राजा थे उनके पूरे प्रशासन का जो आधार था वो कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र में जो बताया गया वो पूरा प्रशासनिक ढांचे का आधार था। इसमें क्या क्या था? इसमें 3 बिंदुओं को आप याद रखें। पहला, राजा का मुख्य स्थान मतलब राजा राज्य का मुखिया था और प्रशासनिक ढांचे का संचालक था। और चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राज्य के नियंत्रण और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन मिलता है जिसके आधार पर मौर्य शासन चलाया जाता था। और तीसरा और अंतिम बिंदु याद रखें, केंद्रीकृत प्रशासन। मौर्य शासन में केंद्रीकृत प्रशासन का प्रचलन था जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो इन बिंदुओं के द्वारा आप इस बात को समझ सकते हैं। दोस्तों अब अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल, मौर्य शासन में आर्थिक नियमावली का क्या महत्व था, अर्थात इकोनॉमिक रेगुलेशंस कैसे थे, किस प्रकार से वो रेगुलेट होते थे, देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में या मौर्य शासन में आर्थिक नियमावली का अत्यधिक महत्व था। राज्य ने आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित किया और किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों और अन्य आर्थिक वर्गों के लिए नियम और कानून बनाए। जैसे कृषि राज्य की मुख्य आर्थिक गतिविधि थी और राज्य के किसानों के लिए विभिन्न सुविधाओं और नियमों की व्यवस्था की। मतलब राज्य के किसानों के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती थी और नियम बनाए जा सकते थे वो नियम बनाए गए। दोस्तों दूसरा बिंदु है जिसमें आप व्यापार के बारे में बात करेंगे। तो मौर्य शासन के आर्थिक नियमावली का दूसरा बिंदु व्यापार है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने व्यापारियों के लिए नियम और कर प्रणाली की व्यवस्था की। देखिए दोस्तों, जितने स्पष्ट नियम होंगे उतना अधिक प्रशासन करना चलाना आसान होगा। तो अर्थशास्त्र के आधार पर ये सारे नियम बनाए गए और इस नियम को केंद्रीकृत किया गया, स्पष्ट किया गया, उनके लिए अधिकारी नियुक्त किए गए। तो पहला आर्थिक नियमावली कृषि के बारे में था, दूसरा व्यापार के बारे में आप बता सकते हैं जिसमें आप बताएं कि व्यापार को बढ़ावा देना, राज्य का पूरा की जो नीतियां थी वो व्यापार को बढ़ावा देने वाली थी, जिसमें व्यापारियों के लिए नियम बनाए गए और कर प्रणाली को स्पष्ट किया गया। दोस्तों हम इसको आज के भारत से कंपेयर कर सकते हैं जिसमें हम देखें कि हमारी कर व्यवस्था में दोनों ही प्रभाव हैं, स्पष्ट भी है और स्पष्ट नहीं भी है। जहाँ जहाँ पर स्पष्ट नहीं है
वहाँ पर राज्य को चलाने में और व्यापारियों को कर प्रदान करने में, कर देने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हम इतिहास में झांककर, यानी कि अतीत में झांककर वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य का, एक अच्छे सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात को बढ़ाते हैं और देखते हैं तीसरा बिंदु क्या होगा। कृषि व्यापार के अलावा तीसरा बिंदु है शिल्प कला। दोस्तों, शिल्पकारों के लिए राज्य में नियम और सुविधाओं की व्यवस्था की गई, जिससे मौर्य साम्राज्य में शिल्प कला का विकास हुआ। दोस्तों, तो ये 3 बिंदु याद रखने हैं जो आपको मौर्य साम्राज्य के आर्थिक रेगुलेशन या इकोनॉमिक रेगुलेशन के महत्व को बताते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड के भाग 2 में चलते हैं। अगला भाग, जो दूसरा भाग है, वो कला और वास्तुकला का है, मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कला और वास्तुकला, तो इसमें प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो दोस्तों जरा सोचें, मौर्य शासन में कला और वास्तुकला का क्या महत्व था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या महत्व था? चलिए डिस्कस करते हैं, समझते हैं। तो मौर्य शासन के दौरान कला और वास्तुकला का अत्यधिक विकास हुआ। अशोक का शासनकाल था, उसमें स्तूप, विहार और शिलालेखों का निर्माण हुआ, जो मौर्य कला की उत्कृष्टता और वास्तुकला की उत्कृष्टता के उदाहरण हैं। जैसे अशोक के स्तूप। अशोक के शासनकाल में विभिन्न स्थानों पर स्तूपों का निर्माण हुआ, जैसे सांची और सारनाथ के स्तूप। दूसरा बिंदु आप रख सकते हैं विहार। तो मौर्य काल में बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ, जो बौद्ध धर्म के प्रचार और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र थे। और तीसरा और अंतिम बिंदु क्या याद रखेंगे? शिलालेख। अशोक के शिलालेख मौर्य काल की कला और वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जिसमें धम्म और शासन के सिद्धांतों का वर्णन है। तो मित्रों, प्रश्न था मौर्य शासन में कला और वास्तुकला का महत्व। तो इसमें 3 बिंदुओं को लेंगे, अशोक के स्तूप को बताएं, विहारों को बताएं और शिलालेख को बताएं। इस पूरे बिंदु को आप पीछे रिपीट करके सुन भी सकते हैं। तो चलते हैं अगले भाग पर। एपिसोड के अगले भाग में हम चर्चा करेंगे भौतिक संस्कृति और राज्य प्रणाली का प्रसार, स्प्रेड ऑफ मटीरियल कल्चर एंड स्टेट सिस्टम। समझते हैं इसको, कुछ प्रश्नों के द्वारा इस अपनी बात को, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस बिंदु पर प्रश्न उठेगा कि मौर्य शासन के दौरान भौतिक संस्कृति और राज्य प्रणाली का प्रसार कैसे हुआ, मतलब स्प्रेड ऑफ मटीरियल कल्चर एंड स्टेट सिस्टम। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के दौरान भौतिक संस्कृति और राज्य प्रणाली का व्यापक प्रसार हुआ। मौर्य साम्राज्य के विस्तार ने भौतिक संस्कृति और राज्य प्रणाली को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में एक संगठित और स्थिर समाज का निर्माण हुआ। इसे भी हम 3 बिंदुओं में समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। पहला, साम्राज्य का विस्तार। तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिमी भारत से दक्षिण भारत तक हुआ, जिससे भौतिक संस्कृति और राज्य प्रणाली का प्रसार हुआ। तो पहला था साम्राज्य का विस्तार बिंदु। अगला बिंदु आप बना सकते हैं या सोच सकते हैं, बता सकते हैं भौतिक संस्कृति। तो इसमें क्या बताएंगे? मौर्य काल में भौतिक संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें कला, शिल्पकला और वास्तुकला का महत्वपूर्ण स्थान था। दोस्तों, अंतिम बिंदु बताएं कि राज्य प्रणाली कैसी थी। तो दोस्तों, मौर्य शासन की राज्य प्रणाली में समाज को संगठित और स्थिर किया, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ। इस प्रकार आप ये जो मैंने 3 बिंदु बनाए हैं, आप चाहें तो इससे शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं या बता सकते हैं, और चाहें तो इसके बहुत ही डिटेल में भी लिख सकते हैं। इन्हीं 3 बिंदुओं का आप विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मौर्य साम्राज्य के दौरान भौतिक संस्कृति और राज्य प्रणाली का प्रसार के बारे में। दोस्तों, इस एपिसोड के चौथे भाग में आते हैं और हम देखते हैं
कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। कैसे इतना महान साम्राज्य पतित हो गया, ये तो जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कॉजेज ऑफ द फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो दोस्तों प्रश्न उठता है, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। इसका उत्तर आपको देना हो तो कैसे देंगे? बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपको जानना कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जिसमें ब्राह्मणिक प्रतिक्रिया अर्थात ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, वित्तीय संकट, दमनकारी शासन और सीमांत क्षेत्रों में नए ज्ञान का प्रसार तथा उत्तर पश्चिम सीमाओं की उपेक्षा और चीन के महान दीवार का निर्माण शामिल है। दोस्तों ये सारे बिंदु अब दोबारा से सुने। मैं आगे बढ़ता हूं और एक एक की व्याख्या करता हूं। पहला मैंने बताया ब्राह्मणिक प्रतिक्रिया। तो दोस्तों ब्राह्मणिक वर्ग का विरोध और असंतोष मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण था। तो पहला बिंदु है ब्राह्मणिक प्रतिक्रिया। तो ब्राह्मण वर्ग ने जो प्रतिक्रिया किया, तो ब्राह्मण का वर्ग का काफ़ी विरोध था और असंतोष था। ये एक पतन का प्रमुख कारण है। सबसे ऊपर इसी को लिखें आप, या इसी को बताएं अगर बताना हो तो। दूसरा बिंदु है पतन के कारण में वित्तीय संकट। दोस्तों वित्तीय संकट और आर्थिक समस्याएं भी मौर्य साम्राज्य के पतन की एक महत्वपूर्ण कारक थी। नंबर 3 है दोस्तों दमनकारी शासन। दमनकारी शासन और अत्यधिक कर प्रणाली ने जनता में असंतोष और विद्रोह को जन्म दिया। और दोस्तों अगला बिंदु आप बनाएं सीमांत क्षेत्रों में नए ज्ञान का प्रसार। सीमांत क्षेत्रों में नए ज्ञान और तकनीक का प्रसार भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना। दोस्तों अगला बिंदु आप बनाएं उत्तर पश्चिम सीमाओं की उपेक्षा। मित्रों उत्तर पश्चिम सीमाओं की अपेक्षा और बाहरी आक्रमणों का प्रभाव मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण था। बच्चों ये जानना जरूरी है, जो अंतिम बिंदु है वो चीन की महान दीवार का निर्माण। मित्रों चीन की महान दीवार का निर्माण और उसकी सुरक्षा व्यवस्था ने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को कमजोर किया। कैसे, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। फिलहाल आप इन 4, 5, 6 बिंदुओं को समझें, दोबारा सुने और इसको आत्मसात करने का प्रयास करें। तो दोस्तों ये थे फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर के रीजन्स कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो मैं बिंदुओं को फिर से दोहरा रहा हूँ। ब्राह्मणिक प्रतिक्रिया, वित्तीय संकट, दमनकारी शासन, सीमांत क्षेत्रों में नए ज्ञान का प्रसार हुआ, नई तकनीकें आईं जिससे मौर्य साम्राज्य ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। वहीं उत्तर पश्चिम सीमाओं की उपेक्षा की और चीन के जो ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ, इससे भी फर्क पड़ा। अंत में दोस्तों क्रोनोलॉजी के साथ इसको समाप्त करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का जो शासनकाल था वो था 321 से 297 BCE। दोस्तों एक कोटेशन के साथ हमेशा की तरफ ख़त्म करते हैं ताकि आपके पास कोटेशंस की संख्या बढ़े, उसकी समझ गहरी हो। तो कोटेशन है ये क्रिस्टोफर हिल का। क्रिस्टोफर हिल कहते हैं हर पीढ़ी को अपने इतिहास को पुनः लिखना पड़ता है। एवरी जनरेशन राइट्स इट्स ओन हिस्ट्री। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।